हेलो व्यूअर्स। तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया और जिस चीज का डर था हमको वही किया इंडिया ने। मेरा मतलब है कि पारी डिक्लेयर करके। अब वो पारी डिक्लेयर की, क्यों की और क्यों नहीं की और क्यों नहीं करना चाहिए थी, ये तो हम खैर कल डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हम फिर से टच करेंगे उसको। और उसके पहले बात करते हैं कि शुरुआत से जो आज मैच में हुआ तो 81 फॉर 3 से इन लोगों ने खेलना शुरू किया, ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जैसा कल हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे, ऑलमोस्ट वैसा ही गेम हुआ। और मुझे बहुत अच्छी चीज आज ये लगी कि शुभमन गिल, तो देखिए शुभमन गिल के ऊपर तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उसके ऊपर तलवार लटक रही थी, तो उसको तो ऐसा खेलना बहुत ज्यादा जरूरी था अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन ऋषभ पंत ने जिस तरह से बैटिंग की वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने आज बहुत ही ट्रेडिशनल तरह से टेस्ट मैच की तरह से बैटिंग की उसने, जो कि उससे उम्मीद नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि वो बीच बीच में भावनाओं में बह जाता है। वो भावनाओं में बह जाने से मतलब क्या है, वही जैसा पहली पारी में उसने किया था कि एक बॉल पे चौका मारा और अगली बॉल पे जरा सा बस बिल्कुल लेजी शॉट मार दिया और कॉट बिहाइंड होके चले गए। लेकिन आज के मैच में उसने वो नहीं किया। तो मतलब मुझे तो हमेशा ये उम्मीद रहती है, कभी भी मुझे डर लगा रहता है कि अभी बल्ला निकालेगा और रिवर्स स्वीप मार देगा, कुछ भी कर देगा उल्टा सीधा। लेकिन शुरुआत में इसने, हालांकि इंडिया को मैच हारने का तो कोई डर था नहीं। आज जब भी ये शुरू हुआ था मैच, 308 रन की लीड हो गई थी और 3 विकेट ही थे इनके, 7 विकेट बाकी हैं। तो मालूम है कि अब कोलैप्स भी हो जाएगा तो क्या होगा, इंडिया हर हालत में 450 रन की तो लीड दे ही देगी। इसके बाद इसने जिस तरह से बैटिंग की वो देख के मुझे काफी अच्छा लगा। बांग्लादेश ने मेहंदी हसन मिराज को शुरू से ही लगा दिया क्योंकि ऋषभ पंत खेल रहा था, और ऋषभ पंत को उन्होंने ये सोचा कि भाई इसको कंटेन करने के लिए ऑफ स्पिनर का लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी किसी और बॉलर को अगर लगाएंगे तो ऋषभ पंत ने ऐसी रेपुटेशन अपनी अर्न कर ली है टेस्ट क्रिकेट में खासतौर पे कि वो किसी के भी बिल्कुल चिथड़े उड़ा सकता है, किसी भी बॉलर के। और बस एक ऑफ स्पिनर ही है जो कि अगर अच्छी स्पिन, अच्छा विकेट पे टप्पा डाले तो वो उसको कुछ कंटेन कर सकते हैं। क्योंकि ऋषभ पंत के साथ जब वो विकेट पे होता है तो सामने वाली टीमों के कप्तान को हमेशा ये डर लगा रहता है कि यार इसके लिए कुछ हमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को अगर याद होगा कि इंग्लैंड ने जब एक बार, अभी जब ये आए थे, इसके एक्सीडेंट के पहले की बात है ऋषभ पंत के, तो वो जो रूट ने डिक्लेयर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया था अपनी पारी, क्योंकि इनको, इसने बाद में कहा भी था जो रूट ने कि हमको ये डर लग रहा था कि वो सामने वाली टीम में ऋषभ पंत है, अगर ये जम गया तो इसके लिए हमको 50-60 रन एक्स्ट्रा बनाने थे, नहीं तो ऋषभ पंत कुछ भी कर सकता है टेस्ट मैच में। तो ये रेपुटेशन इसकी है। लेकिन उसने आज काफी अच्छी बैटिंग की। शुरू में तो बिल्कुल ही बहुत बढ़िया क्लासिकल टेस्ट मैच स्टाइल में बैटिंग की उसने, अच्छी बॉलों को बिल्कुल डिफेंड किया और कोई भी उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा शॉट नहीं मारा। और उसके बाद एक बार जब वो सेट हो गया और बॉलर्स भी फ्रस्ट्रेट से होने लग गए, उसके बाद उसने तो वो ताबड़तोड़ पारी खेली जो कि वो खेलता है और जो देखने के हम आदी हैं। इसीलिए हम कहते हैं, जब भी अभी ऋषभ पंत का जब से ये नई टीम डिक्लेयर हुई थी, तो हम टीम डिक्लेयर होने के पहले भी हमने ये बात कही थी कि अगर ऋषभ पंत फिट हो गया है, जैसे कि वो तो हो ही गया था खैर T20 वर्ल्ड कप के बाद, तो उसको तो टेस्ट टीम में होना ही है। वो ही इज नंबर 1 चॉइस, उसके अलावा तो कोई उसके आसपास अभी है ही नहीं। वैसे ध्रुव जुरेल वगैरह ये जो भी विकेट कीपर्स हैं नए, ईशान किशन, ये ठीक ठाक हैं, लेकिन ऋषभ पंत का अभी टेस्ट मैचेस में लेवल बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट लेवल है। उसने अभी तक जो अपनी छोटी सी अपने करियर में जो अचीव किया है, उसने बहुत अच्छी रेपुटेशन अर्न कर ली है और वो वाकई एक डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है जो कि मैच को अपने अकेले के दम पे ही बदल सकता है। ऐसे बहुत कम प्लेयर्स ऐसे हुए हैं टेस्ट मैचेस में, टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में मैं कहूंगा, जो कि अकेले खुद अपने दम पे एक पारी में वो टेस्ट मैच को बदल सकते हो। ऋषभ पंत का उसमें नाम है। और मुझे यही लगता है कि बाकी सारों को तो अभी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ऋषभ पंत को टेस्ट मैचेस में से मतलब रिप्लेस करने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली जो ऋषभ पंत का एक्सीडेंट होने की वजह से जो 18 महीने वो बाहर था, या जितने भी टाइम बाहर था, उसके बीच में भी बाकी विकेट कीपर्स ने कोई अपने लिए कुछ भला नहीं किया। तो KS भरत और क्या ईशान किशन और ध्रुव जुरेल को तो आखिरी में मौका मिला तो उसने बेचारे ने भुनाया, लेकिन ना तो
ये भरत और ये ईशान किशन ने तो अपने कुल्हाड़ी पे ही पैर मार दिया। और केएस भरत की तो मुझे वो क्लास लगती नहीं है। केएस भरत को तो जबरदस्ती पता नहीं क्यों खिला रहे थे ये लोग। उसकी जगह पहले भी मैं ये कहता था कि उसकी जगह ईशान किशन को खिलाया जाना चाहिए था। और अगर ईशान किशन फिट नहीं है तो हर हालत में फिर केएल राहुल से ही करवानी चाहिए थी कीपिंग। लेकिन इन लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करा लिए। अब यह है कि बाकी सारे विकेट कीपर्स को बहुत लंबे टाइम तक के लिए वेट करना पड़ेगा टेस्ट टीम में आने के लिए। अब या तो आना है तो फिर स्पेशलिस्ट बैट्समैन की तरह आओ, तो वो थोड़ा सा दूर की कौड़ी हो जाती है अभी विकेट कीपर्स के लिए, क्योंकि इंडियन टीम में अभी बैट्समैन की लंबी लाइन लगी हुई है और वेटिंग में भी बहुत सारे हैं। तो इसलिए अब ध्रुव जुरेल के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन उसको परफॉर्म करते रहना पड़ेगा। और ईशान किशन का भी यही है। अब देखते हैं क्या होता है। तो ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी बैटिंग की और जबरदस्त अपनी वो स्ट्राइकिंग जो उसने की है आज बॉलिंग की, तो उसने तो बहुत ही ज्यादा डिमोरलाइज कर दिया। और मेरा कहने का कल यही मतलब था कि जब ये लोग इंडियंस बैटिंग करें तो आज इनको बांग्लादेश को डिमोरलाइज करने का ही काम करना है। मतलब आप ये देखिए कि चलिए उसके पहले हम ये बात कर लेते हैं कि शुभमन गिल की अप्रोच तो हमने जैसा डिस्कस किया कि उसकी कंजर्वेटिव अप्रोच ही होनी थी। उसे तो सीधे सीधे सेंचुरी मारनी थी और उसे बस वहां टिके रहना था। उसे हर हालत में उसका 1 पॉइंट प्रोग्राम था कि मुझे रन बनाने हैं और मुझे नॉट आउट भी रहना है, क्योंकि उसके एवरेज की भी बैंड बजी हुई है। तो वो कहने में भी देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो भी उसने खुद भी एक स्टेटमेंट दिया है कि ये मेरा जो एवरेज है 34 का, इसको मैं अगले 10 टेस्ट मैचेस में मेरा गोल है कि मैं इसको इंप्रूव करूंगा। तो चलिए 119 रन की जो नॉट आउट पारी आज उसने खेली, तो उसकी वजह से उसका एवरेज 37-38 हो गया होगा मेरे ख्याल से। मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन इतना तो हो गया होगा, क्योंकि अभी करियर ज्यादा लंबा नहीं है। तो ये अच्छा है, थोड़ा सा भगवान सद्बुद्धि दे शुभमन गिल को भी और ऋषभ पंत को भी, क्योंकि ये लोग प्लेयर्स अच्छे हैं। लेकिन जब ये बदतमीजी करके आउट होते हैं ना, तब फिर हमारा मूड खराब हो जाता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश ने बहुत बड़ा पॉइंट मिस किया कि शुभमन गिल की वीकनेस है लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो शाकिब अल हसन से बॉलिंग करवानी चाहिए थी, लेकिन शाकिब अल हसन से बांग्लादेश ने बॉलिंग तो पहली पारी में भी 50वें 52वें ओवर में उसको दी थी बॉलिंग, और आज उसको भले ही जल्दी दे दी, लेकिन उसने इतनी गंदी बॉलिंग की। बाद में पता चला कि वो कमेंटेटर मुरली कार्तिक ने बताया कि मैंने उससे बात की थी, उसकी वो रिस्ट में वो जो फिंगर में जो सर्जरी हुई है उसकी वजह से वो बॉल को ग्रिप नहीं कर पा रहा है। तो ये हो सकता है कि ये रीजन रहा हो, इस वजह से उसकी बॉल अच्छी नहीं निकल रही थी हाथ से। कभी फुल टॉस तो कभी शॉर्ट पेच, तो कभी इधर कभी उधर। उसका भरपूर फायदा उठाया ऋषभ पंत ने, तो उसको मार मार के भूसा भर दिया, उसको बहुत बुरी तरह पीट दिया। उसके पहले ही ओवर में 1 छक्का 1 चौका जड़ दिया, उसको सेटल ही नहीं होने दिया। और वो सेटल हो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि जब स्पिनर के हाथ से ही बॉल नहीं निकलेगी ठीक से या ग्रिप नहीं होगी, वो क्या करेगा। शाकिब अल हसन इतना खराब बॉलर नहीं है जितनी खराब इस मैच में उसने बॉलिंग की है। अब वो बात बांग्लादेश के मैनेजमेंट को देखनी है कि भाई जब अगर वो फिट नहीं था तो आपने उसको खिलाया क्यों। उसकी जगह दूसरा वो ताजुल इस्लाम है, बाहर बैठा हुआ है, वो बहुत अच्छा स्पिनर है, उसको खिला लेते आप। तो क्योंकि इंजर्ड प्लेयर जो कि अपना एक्ट ही परफॉर्म ना कर पाए, तो उसको खिलाने से फायदा क्या है। खैर, ये बांग्लादेश की प्रॉब्लम है, हमें क्या लेना देना है, तुम खिलाओ जिसको खिलाना है। शुभमन गिल और ऋषभ पंत 205 रन तक स्कोर ले गए लंच तक। 205 प्लस 237 की जो लीड थी ऑलरेडी, तो कुल मिला के 442 करीब की 440 रन की इनके पास लीड हो गई लंच होने तक। और उसके बाद आके जिस तरह से ये लोग मारपीट के दोनों, अब ये शुभमन गिल 88 पे था लंच पे और ये 86 पे था ऋषभ पंत। और फिर दोनों की सेंचुरी तो होनी ही थी, लेकिन सभी को मालूम था, वो कमेंटेटर्स वो कह रहे थे कि भाई कौन करेगा पहले। वो कोई एक क्वेश्चन भी था पोल का कि भाई कौन पहले सेंचुरी करेगा, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ऋषभ पंत जब सेंचुरी के पास आता है तो उसको कुछ ऐसे कीड़े लग जाते हैं कि उसको बहुत जल्दी रहती है सेंचुरी पूरी करने की, और उसमें तो कोई भी ऋषभ पंत का हाथ नहीं पकड़ सकता। और शायद यही रीजन है कि वो नर्वस 90s में 6 बार आउट हो चुका है। मतलब 6 बार वो 90 से 100 के बीच में आउट हो चुका है, क्योंकि उसको बहुत जल्दी रहती है सेंचुरी पूरी करने की। और कई बार तो हमने ये देखा है इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो उसने मतलब 82 रन पे जब वो था, एक ही ओवर में उसने 18 रन ठोक के सेंचुरी पूरी कर ली थी। वो जैक लीच को पीटा था या किसको पीटा था,
वो 2021 की जो सीरीज थी उसमें। तो इस तरह का उसका एटीट्यूड है, सेंचुरी वो जल्दी कवर करना चाहता है। तो वो ऐसे ही हुआ, बाद में शुभमन गिल ने भी सेंचुरी कंप्लीट कर ली। उसके बाद शुभमन गिल, ये किस्मत से ऋषभ पंत ने मिस टाइम कर दिया शॉट, और मेहंदी हसन ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, बहुत ही बढ़िया रिटर्न कैच, इतनी स्पीड में गई थी बॉल। हालांकि वो टाइम नहीं हुआ था शॉट, लेकिन फिर भी ऐसा कैच उसने बहुत अच्छा पकड़ा। ऋषभ पंत आउट हो गया। उसके बाद हमने देखा कि केएल राहुल आया। अब केएल राहुल, आज की सिचुएशन से ज्यादा बेटर केएल राहुल के लिए कुछ हो नहीं सकती थी बैटिंग करने के लिए, क्योंकि कोई प्रेशर ही नहीं था। और मुझे बहुत खुशी है कि उसने जो कुछ भी किया तो कम से कम उसने रन फास्ट बनाए। अब रन फास्ट बनाए और उसके बाद बांग्लादेश के जो स्पिनर, ये प्लेयर्स थे, उनकी तो बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि इधर क्या हुआ कि कमेंटेटर्स ने हमको बताया और टीवी पे हमने देखा भी कि इंडियन टीम तो पूरी व्हाइट्स में आ गई। अब वो व्हाइट्स में आ गई, इसका मतलब यह है कि डिक्लेरेशन पास है। अब मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई डिक्लेरेशन की इनको इतनी क्या जल्दी है। अब खैर ठीक है, इनको शायद ये लग रहा होगा कि पानी गिरने वाला है, मौसम खराब होने वाला है, क्योंकि बाद में जैसा हमने देखा भी कि मैच का एंड जब होने वाला था उसके 45 मिनट्स पहले ही इनको मैच बंद करना पड़ा, क्योंकि बेड लाइट हो गई। इन लोगों को लग रहा होगा कि बेड लाइट होने वाली है, ऐसा नहीं हो कि हमको टाइम ही कम पड़ जाए कि हम बांग्लादेश को आउट ही ना कर पाए। और फिर उसके बाद कल भी जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि शायद 40% वहां चांस है रेन का। तो अब इसमें मुझे एक बात पूछनी है कि यार 2.5 दिन का खेल बाकी है, मतलब जितना खेल हुआ है उतना ही बाकी है। अब इसमें कितना, इतनी तो खराब प्रिडिक्शन नहीं है वेदर की कि बिल्कुल 2 दिन कंटिन्यूअस बारिश होती रहेगी। कल के मैच में भी वेदर प्रिडिक्शन है 40% चांस ऑफ रेन। अब इसके बारे में व्यूअर्स मैं आपको एक बात बताऊं, मैं यहां ऊपर अपने एक वीडियो का रेफरेंस भी दे रहा हूं, आप लोग इसके बाद वो देखिएगा वीडियो, कि 90% चांस ऑफ रेन का मतलब क्या होता है। देखिए स्टैटिस्टिक्स मेरा सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने उसके ऊपर ये वीडियो बनाया है कि बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है कि 90% चांस ऑफ रेन क्या होता है। तो ये वीडियो आप देखिएगा, इसमें आपको समझ में आएगा। मैंने एक्सप्लेन किया है कि 90% चांस ऑफ रेन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हो ही जाएगी रेन। अब यहां तो चांस 40% ही है, तो 40% में तो बिल्कुल भी आपको इतना नहीं डरना चाहिए कि कोई ऐसा है कि दिन भर बारिश होती रहेगी, कि आपको खेल ही शुरू नहीं होगा, या फिर परसों भी बारिश होती रहेगी। तो आपको इतना ज्यादा क्या डर था। आपने देखिए, ये मैंने मान लिया कि आप ये कह सकते हो कि 515 रन की लीड बहुत ज्यादा थी और हम चांस क्यों लें, अगर मान लीजिए बारिश हो ही जाए या खेल ना हो पाए तो हम चांस क्यों लें। लेकिन आप ये बात भूल गए कि आपके पास एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है केएल राहुल के रूप में। अब आप बताइए, आज वो 22 रन पे नॉट आउट रह के गया, अब अगले मैच में क्या वो बहुत कॉन्फिडेंटली जाएगा। आप क्या इतना इंतजार नहीं कर सकते थे कि उसको बोलते कि भैया तू जिस स्पीड में खेल रहा है इसी स्पीड में 50 रन पूरे कर। मैं अगर गौतम गंभीर या रोहित शर्मा की जगह होता तो मेरा एम तो देखिए मैच जीतना तो है, लेकिन उसके बाद मुझे फ्यूचर भी तो देखना है भैया। और फ्यूचर के लिए मेरा एक बहुत बड़ा स्टॉक जो है वो केएल राहुल है, जिसके ऊपर मैं डिपेंड कर रहा हूं कि आगे आने वाली सीरीज में और खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया में मुझे एक कॉन्फिडेंट राहुल चाहिए। अब कॉन्फिडेंट राहुल कैसे मिलेगा मुझे? 22 नॉट आउट से नहीं मिलेगा, उसके कम से कम 70-80 रन होने चाहिए थे आज के मैच में। आप बोलते उसको कि भैया तू जिस स्पीड में खेल रहा है वैसे ही 50 कर, और 50 जैसे ही उसके होते उसके बाद आप कहते कि तू 100 कर सकता है क्या? अगले 5 ओवर में या 10 ओवर में हमको तू 100 करके बता दे। बस तेरा एम है कि अब तू मारपीट कर, जो भी कर, अगर 100 बना सकता है तो बना ले, और नहीं तो आउट हो जाना। हम तुझे ब्लेम नहीं करेंगे कि आउट हो गया, क्योंकि 50 तो हो गया ना, तो एक कॉन्फिडेंस तो आ जाता है ना। अभी 22 रन एक ऐसा स्कोर है, केएल राहुल को बिल्कुल भी संतोष नहीं होगा इस पारी से, क्योंकि ये बात तो बैक ऑफ हिज माइंड ही ऑल्सो नोज दैट ही वॉज नॉट अंडर प्रेशर इन दिस सेकेंड इनिंग्स। कोई सिचुएशन बिल्कुल ऐसी डिमांडिंग नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था, कुछ नहीं था, कोई थ्रेट नहीं था। इससे ज्यादा बैटिंग के लिए कंड्यूसिव कोई विकेट हो नहीं सकता था। बॉलर्स बिल्कुल डिमोरलाइज थे, थके हुए थे। हालत तो ये हो गई थी कि जब इंडियन टीम पूरी व्हाइट्स में आ गई थी, पवेलियन में बैठी हुई, तो बांग्लादेश के सारे प्लेयर्स हर बॉल के बाद
पवेलियन की तरफ देख रहे थे कि ये कब डिक्लेयर करेंगे, कब डिक्लेयर करेंगे। ऐसे में तो मैं अगर रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की जगह हूं तो मैं तो इनको पागल कर दूं फ्रस्ट्रेट कर करके कि बस हर 5 ओवर बाद में एक मैसेंजर भेज दूं पानी लेके, और बस इनको ये लगे कि बस डिक्लेयर होने वाला है और मैं इनको दौड़ाता रहूं। उससे क्या होता है, जब फील्डिंग साइड जब ये सोचने लगती है कि बस डिक्लेरेशन आने ही वाला है, तो उसके बाद उन लोगों का मन विकेट लेने में नहीं लगता है, फिर वो जैसे तैसे ओवर डालते हैं। ऐसे में आप अपने बल्लेबाजों को लूटने दो ना, मजा खजाना पड़ा हुआ है, लूटो तुम। केएल राहुल को बोलते कि लूट लो इनको, मैं टाइम दे रहा हूं तुमको 1 घंटे का। अरे 1 घंटे में क्या बिगड़ जाता है इसमें? आप टी के 20 मिनट पहले कर देते, आपने 1:10 पे ही आपने डिक्लेयर कर दिया। आपको पूरा 1 घंटा था, आप 40 मिनट और दे देते ना राहुल को। और टी में 20 मिनट पहले अगर आप बांग्लादेश को पुट इन करते, आप ये समझ लीजिए कि टी के 20 मिनट पहले अगर आप किसी टीम को बोलते हैं कि भैया जाओ बैटिंग करो, अब सामने वाली टीम को ये मालूम रहता है कि मुझे बस 4 ओवर खेलने, वो 4 ओवर में पक्का 2 विकेट गिर जाते हो उनके, क्योंकि बैट्समैन वो उस एटीट्यूड से आता ही नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आता कि मैं करूं क्या। वो जस्ट सर्वाइवल के लिए आते हैं और उसमें निकल जाते हैं उनके विकेट। और नहीं भी निकलते यार तो टी के बाद मिल जाते आपको। अब उसके बाद 2 दिन और पड़े हुए हैं, लेकिन आपने केएल राहुल का आपका इन्वेस्टमेंट पूरा खराब कर दिया, बिल्कुल खराब कर दिया। तो इस चीज से मैं अग्री नहीं करता हूं। बाकी तो ठीक है, अब जो भी हुआ, अब बांग्लादेश ने हालांकि कोशिश की, उन्होंने बैटिंग अच्छी की, बैटिंग बहुत अच्छी की, क्योंकि बैटिंग के लिए तो बहुत अच्छा मौका था, लेकिन वो तो बुमराह ने निकाल दिया, स्नेक निकलवा दिया, और जायसवाल ने बिल्कुल चमत्कारी कैच भी पकड़ लिया। बहुत बढ़िया, वो बुमराह ही निकाल सकता है इस तरह का विकेट, क्योंकि विकेट में तो कुछ था नहीं और बाकी किसी को भी कोई मदद नहीं मिल रही थी। बुमराह ने निकलवाया कैच, जायसवाल ने कैच पकड़ लिया। उसके बाद अश्विन जी आज स्पिन होने लगी थी बॉल, तो अश्विन को विकेट मिल गए। हालांकि अश्विन से ज्यादा अच्छी बॉल जडेजा ने की, जडेजा को बहुत बाद में लगाया गया, लेकिन जडेजा को पहले क्यों नहीं लगाया मेरी ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स उनके बैटिंग कर रहे थे। लेफ्ट हैंडर्स के ऑफ स्टंप के बाहर रफ क्रिएट हुआ था और वहां पे जडेजा को ज्यादा इफेक्टिव उसको टर्न मिल सकता था, लेकिन ये अश्विन को लगाए रहा। ये पता नहीं क्यों अश्विन को ही लगाए रहता है हमेशा। अश्विन ने लगता है अपना पीएचडी का ज्ञान दे दिया है रोहित शर्मा को भी और उसको भी, गौतम गंभीर को भी। बस वो अश्विन अश्विन अश्विन, इधर जडेजा बेचारा वेट ही करता रह जाता है। जडेजा ने आके भी बॉल बहुत अच्छी की, उसने स्पिन भी बहुत अच्छी करवाई, बॉल बैट्समैन बीट भी हुए, लेकिन उसको विकेट नहीं मिले, विकेट मिले अश्विन को। तो हालांकि यही है कि बॉल तो स्पिन हो रही थी अश्विन की, क्योंकि आज तीसरे दिन बॉल टर्न होने लगी थी। अब बताइए मुझे, ऐसा कैसा वर्ल्ड क्लास स्पिनर कि भैया तुझे जब तक विकेट में टर्न नहीं होगा तब तक तेरी बॉल टर्न ही नहीं होगी। तो ऐसा तो मैं और आप भी कर सकते हैं ना। अगर विकेट से ही टर्न हो रही है बॉल, अगर विकेट में ही गड्ढा बन गया है या कोई स्पॉट आ गया है बैट्समैन बॉलर्स के फुटमार्क्स की वजह से, तो वहां तो मैं और आप भी करेंगे बॉलिंग, तो वो भी स्पिन हो जाएगी। तो फिर इसमें अश्विन का क्या चमत्कार है? तो पहली पारी में क्या हुआ? यही हुआ ना कि पहली पारी में कोई असिस्टेंस नहीं था तो अश्विन को कोई विकेट नहीं मिले। खैर बार बार ये बात करने का कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है हमेशा कि हमको थोड़ा आंख कान खोल के समझना चाहिए। किसी भी आदमी की इस तरह से तारीफ मत करो कि जैसे वो बिल्कुल भगवान का बनाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। विकेट में अगर असिस्टेंस नहीं होगा तो अश्विन किसी काम का नहीं है। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में देख लेंगे हमने पिछले 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में देखा है जहां अश्विन को क्या कुछ भी नहीं मिला विकेट। तो और ऊपर से जब फिर इसको टर्न नहीं मिलती है तो ये पिटने पे भी आ जाता है। ट्रेविस हेड ने मार मार के भूसा भर ही दिया था ना पिछले वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में। तो खैर ठीक है, अब तो ये है कि अब बांग्लादेश टीम ही ऐसी है कि इनके आगे क्या किया जाए। तो फिर कुल मिला के 3 विकेट इन्होंने फिर से गिरा दिए अपने। 3 क्या कितने 4 विकेट गिर गए इनके। तो अब क्या होगा इनका? मतलब वो शादमान इस्लाम अच्छा खेल रहा था, जाकिर हुसैन अच्छा खेल रहा था। जाकिर हुसैन को तो अच्छी बॉल पड़ गई। शादमान इस्लाम जो है वो अश्विन की बॉल पे वो उसने टर्न किया, वो गलत कनेक्ट हो गई, शुभमन गिल के हाथ में चली गई। इधर मुशफिकर रहीम, अब बताइए मुशफिकर रहीम ने इतना गंदा शॉट मारा अश्विन के ऊपर। असल में क्या हुआ कि वो अश्विन की एक बॉल बहुत ज्यादा उछल गई। जब वो आया बैटिंग करने तो उसको पता नहीं क्यों बाहर से ये डर के आया था
कि बहुत ज्यादा स्पिन होने लगी है, ये बाहर बैठ के देखते रहते हैं, इनको लगा बहुत ज्यादा स्पिन होने लगी है तो अब हम डिफेंड तो कर नहीं पाएंगे। और कुछ तो इंडियन स्पिनर्स का हवा इस तरह का बना हुआ है कि बस ये लोग तो अब खा जाने वाले हैं, तो बैट्समैन उसी डर में आते हैं। थोड़ा सा अप्लाई करता तो इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं था। और मुशफिकुर रहीम अच्छी बैटिंग करता है, घुमाया बल्ला तो एक छक्का मार दिया, फिर मतलब उसके जस्ट पहले एक बॉल उछल के उसके यहां लग के गई थी। उस चक्कर में उसके एक्सप्रेशंस देखने वाले ऐसे थे कि पता नहीं विकेट में तो क्या होने लग गया, इसमें तो बम गोले निकलने लगे हैं। मुझे समझ में आ गया था, तभी इसने घबरा के छक्का मारा और अगली बॉल पे स्टेप आउट करके मार दिया, वो राहुल ने कैच पकड़ लिया। कैचिंग इंडिया ने बहुत अच्छी की है इस पारी में, कोई भी कैच टपकाया नहीं इन लोगों ने और बहुत अच्छी कैचिंग की पूरे, मतलब इवन बांग्लादेश वालों ने, हालांकि बांग्लादेश ने टपकाए कैच लेकिन स्लिप में उन्होंने भी अच्छे कैचेस पकड़े थे शुरू में पहले दिन। बाद में शाकिब ने टपकाया, शंटो ने टपकाया, शंतो ने आज ऋषभ पंत का कैच टपका दिया। बुरी हालत हो गई, बहुत बुरी तरह डिमोरलाइज थे ये लोग। तो अब देखिए, अब इनको बनाने 357 रन बांग्लादेश को। अब कल का मैच अगर मान लीजिए थोड़ा सा बारिश वारिश हो भी जाती है, थोड़ा डिले भी होता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग कल का दिन पूरा खेल पाएंगे। और ठीक है, इंडिया मैच जीत जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं किया इन लोगों ने। केएल राहुल से रन बनवाने चाहिए थे। अब अगले मैच में जब वो जाएगा, वो फिर से प्रेशर में रहेगा कि भैया मैं क्या मुझसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे रन, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसा ही है। चलिए अभी हम देखते हैं कि कल व्यूअर्स आप लोगों के क्या क्या कमेंट्स थे। अब हम जरा डिस्कस करते हैं कमेंट्स आप लोगों। तो देखिए, नवाथे सर ने कल लिखा है कि इंडिया शुड प्ले फुल इनिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवर बैट्समैन टू प्रैक्टिस बैटिंग। बताइए आप, इससे ज्यादा कॉमन सेंस की और क्या बात हो सकती है। वही हम डिस्कस कर रहे थे कल। फिर नवाथे सर फिर से लिखते हैं कि आई फाइंड रोहित गिव्स एन इंप्रेशन दैट ही इज अनकंफर्टेबल एज एन ओपनर। हाँ, उसको देख के ऐसा लगता है कि अच्छा, इसमें ये एक बात और भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रैक्टिस में नहीं है। वही वाली बात जो हम कह रहे हैं कि तुम बिना मैच प्रैक्टिस के आए हो तो फिर बॉल कहां लगेगी यार। वो जैसे वो मतलब जिस बॉल पे आउट हुआ था उसके भी पहले वो स्क्वायर अप हो गया था वो बॉल, जिसको कहते हैं ना कि बॉलर हैज स्क्वायर्ड हिम अप, तो उसको समझ में ही नहीं आया बॉल। तो अब जब आप मैच खेले ही नहीं हो तो फिर ये तो प्रॉब्लम आएगी ना आपको, क्योंकि नेट प्रैक्टिस, बार बार मैं वही बात कहता हूं कि नेट प्रैक्टिस की बात अलग होती है। नेट प्रैक्टिस में आप बीट भी हो जाते हो तो आपको कोई शर्म नहीं आती। मैच में जब बीट हो जाते हो तो आपको लगता है यार पूरी दुनिया देख रही है यार, तो वो आपको खुद ही बुरा लगने लगता है। अब नवाते सर और लिखते हैं, इवन व्हेन ही मेक्स 60-70 रन्स हिज डिसमिसल इज ऑलवेज ऑन अ पुअर शॉट और डिस्कम्फर्ट इन फेसिंग द बॉल्स। ये बात तो सही है। वो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बोर हो जाता है, क्या यार कितनी बार हमने देखा है उल्टा सीधा शॉट मार देगा, मतलब बॉल की पिच तक ही नहीं पहुंचा, मार दिया हवा में। एक तो हवा में मारने का उसको शौक है, छक्के वक्के मारने का। वो जब लगते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जब इस तरह से 60-70 रन पे आके मार देता है, ऐसा मिड विकेट पे खड़ी कर देगा बॉल या लॉन्ग ऑफ के ऊपर हाथ में कैच दे देगा। इवन वर्ल्ड कप में हमने देखा ना, लॉन्ग ऑफ में कैच दे दिया, तो ऐसा हाल है इसका। फिर आगे लिखते हैं नवाते सर, आफ्टर तेंदुलकर, सहवाग, द्रविड़, लक्ष्मण, द बैटिंग स्टैंडर्ड हैज गॉन डाउन इन इंडियन क्रिकेट एंड सीरियसनेस इज नो मोर कंटिन्यूइंग. द रीजन is these batsmen are not playing domestic tournaments as they feel it is below their dignity. God save India in Australia. ये देखिए, एक बात तो यहाँ पे ये है नवाते सर कि ये तेंदुलकर, लक्ष्मण, इन लोगों के टाइम पे ना T20 नहीं आया था। मतलब उतना ज्यादा ये T20 इंटरनेशनल नहीं होता था। IPL भले ही शुरू हो गई थी, लेकिन ये लोग कहाँ खेलते थे। मतलब द्रविड़, लक्ष्मण, ये लोग कहाँ खेलते थे T20। तो ये वाली बात मुझे नहीं लगती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि डोमेस्टिक क्रिकेट अब ये लोग नहीं खेलते हैं। अब डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, इसके पीछे भी रीजन वही है कि T20 मैचेस इतने होने लगे हैं कि अब कैलेंडर में टाइम ही नहीं है आपके पास डोमेस्टिक खेलने का। लेकिन इस बार तो था, तो इस बार खेलना चाहिए था इनको। अब ये इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो इसका खामियाजा भुगता ना। दोनों से रन नहीं बने ना विराट से बने ना रोहित से बने। ठीक है, अब गॉड सेव इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया। देखिए, लगता तो है हमको, लेकिन यहां थोड़ा सा ये एक अजीब सी बात है कि ये लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके अच्छा खेलते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया इनसे अंडर प्रेशर भी रहती है थोड़ी सी, कुछ ऑस्ट्रेलिया भी गड़बड़ करती है।
मतलब पिछली दोनों सीरीज जो ये इंडिया जीती है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने भी कोई बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की। ऐसा नहीं है कि इंडिया के बॉलर्स कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, इंडिया के बॉलर्स कोई बहुत अच्छे नहीं थे। मतलब आपको तो अगर याद हो, गाबा टेस्ट में तो कोई था ही नहीं बॉलर, ये सारे बच्चे थे, लेकिन उसके बावजूद वो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने बैटिंग अच्छी नहीं की। तो ये हाल, ये ऑस्ट्रेलिया का भी गड़बड़ है। फिर अक्षय कहते हैं वी आर वेस्टिंग जसप्रीत बुमराह इन दिस सीरीज, वी नीड हिम इन बीजीटी। ये नहीं, कुछ तो मैच खिलाने ही पड़ेंगे ना यार अक्षय, बिना खिलाए फिर वही हो जाएगा कि इसकी भी मैच प्रैक्टिस नहीं रहेगी। अब ये भी कितने दिनों से नहीं खेला, पिछले काफी दिनों से तो ये रेस्ट ही कर रहा है ना बुमराह, तो इसको भी मतलब इंजन गर्म तो रखना पड़ेगा ना। तो अभी हो सकता है ये इसको अगले टेस्ट मैच में ना खिलाए, ये हो सकता है। फिर न्यूजीलैंड के भी जो 3 टेस्ट मैचेस में हो सकता है 2 खिलाएं, 1 ना खिलाएं, तो इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। मतलब अभी जैसे अगला टेस्ट मैच ना खिलाएं, फिर न्यूजीलैंड के साथ पहला टेस्ट मैच खिला दें, अगले में दूसरे में रेस्ट दे दें, तीसरा फिर से खिला लें, क्योंकि उसके बाद फिर से गैप है। तो ये इस तरह से करना चाहिए। मुझे लगता है हर अल्टरनेट टेस्ट खिलाएंगे बुमराह को, और वैसा करना चाहिए। ज्यादा खिलाने की भी जरूरत नहीं है और ज्यादा रेस्ट देने की भी जरूरत नहीं है। तो अदरवाइज क्या है कि फिर आदमी का इंजरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मतलब ज्यादा रेस्ट भी ठीक नहीं है। किलर AK-47 कह रहे हैं इंडिया शुड प्ले ऑल आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। सही बात है, लेकिन अब तो जब किया इन लोगों ने, हमें तो पता था कि ये क्या करने वाले हैं। तो चलिए, ये हो गए आप लोगों की कमेंट्स। मुझे अच्छा लगता है आप लोग इंटरेक्ट करते हैं और सेंसिबल बात करते हैं, तो मजा आता है जवाब देने में भी, डिस्कस करने में भी। तो आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, कल क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोग, मुझे तो आप लोगों का ये इसमें एक व्यू चाहिए कि इंडिया ने डिक्लेयर किया तो क्यों किया, और क्या करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। KL राहुल का इन लोगों ने क्या कबाड़ा किया है। डू यू अग्री विद मी और नॉट? I look forward to hearing from you. This is Vikas Saxena, the biased analyst. Thank you so much.